हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका सेवियर्स एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। अपन बात करने जा रहे हैं क्लास 12th की इंग्लिश के बारे में। तो आज का अपना टॉपिक जो है, जो कि 2020-21 की बोर्ड परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए जो डिलीटेड पोर्शन है उसका अपन बाद में बनाएंगे वीडियो, क्योंकि वो आपके काम का है नहीं। तो आज अपन जो डिलीटेड हो रखे हैं उनको छोड़ते हुए, जो अपना फर्स्ट चैप्टर वाटर था वो डिलीट हो गया, तो सेकंड चैप्टर है ए रूम 10/8, उसका क्वेश्चन आंसर से संबंधित अपन बात करेंगे। आज चैप्टर आपने अच्छे से पढ़ लिया होगा, आपको समझ में आ गया होगा। अगर चैप्टर्स नहीं पढ़ा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके क्लास 12th की जो प्लेलिस्ट है उसमें जाके चैप्टर को आराम से पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। इसके बाद इस वीडियो पे आइएगा ताकि क्वेश्चन आंसर्स अच्छे से समझ में आ जाए। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। आज अपन बात करेंगे जो टेक्सचुअल क्वेश्चंस है, किताब में जो प्रश्न आंसर दे रखे हैं उनके बारे में। कि भाई देखो, कॉम्प्रिहेंशन यानी कि जो कॉम्प्रिहेंशन आपने जो पढ़ा उसको पढ़कर क्या समझ में आया, इसको कहते हैं कॉम्प्रिहेंशन। तो देखिए, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। भाई ये देखना है कि आपको नीचे दिए गए कथन ट्रू है या फॉल्स। ट्रू के लिए टी लिखना है और फॉल्स के लिए है। द मलिक्स हैड ए प्लॉट इन ए वेरी फैशनेबल लोकेलिटी ऑफ दिल्ली। भाई उनका प्लॉट जो है दिल्ली की बहुत फैशनेबल लोकेलिटी पे था, बिल्कुल सही है, तो पहला टी आएगा। दूसरा, मिस्टर मलिक वॉज फ्रिक्वेंटली ट्रांसफर ड्यूरिंग हिज सर्विस टेन्योर। भाई उनके सर्विस टेन्योर के दौरान अक्सर उनकी ट्रांसफ़र हो जाती थी, बिल्कुल सही बात है, टी आएगा। तीसरा देखो, मिसिज मलिक वॉज द ओनली फैमिली मेम्बर हु एक्टिवली सुपरवाइज द कंस्ट्रक्शन वर्क ऑफ देयर हाउस। बिल्कुल वो एकमात्र महिला थी जिसने कि वो एक्टिवली सुपरविजन किया था पूरे कंस्ट्रक्शन वर्क का, तो ये भी टी आएगा ट्रू, क्योंकि बच्चे छोटे थे और मिस्टर मलिक की ट्रांसफ़र होती रहती थी। द मलिक्स डिड नॉट वांट टू रेंट आउट देयर न्यू हाउस टू द गवर्नमेंट एट फर्स्ट। यानी शुरू में जो है मिस्टर मलिक परिवार जो है गवर्नमेंट को अपना मकान रेंट में नहीं देना चाहता था, बिल्कुल सही बात है। अगला देखिए, मिसेस मलिक केयर्ड ए लॉट ऑफ हर ओल्ड मदर इन लॉ। यानी अपनी बूढ़ी सास का बहुत ख्याल रखती थी, तो बिल्कुल नहीं रखती थी, तो ये एफ आएगा, फॉल्स। सिक्स्थ देखो, देयर वॉज ए गुड अंडरस्टैंडिंग बिटवीन मिसेस मलिक एंड हर डॉटर इन लॉ। यानी कि बिल्कुल अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी सास बहू के बीच में, तो बिल्कुल भी नहीं थी। सातवां देखिए, एफ आएगा छठे में। सातवां देखो, मिसेस मलिक्स डॉटर इन लॉ वॉज ए मॉडर्न फैशनेबल गर्ल। तो मिसेस मलिक की जो डॉटर इन लॉ है बिल्कुल मॉडर्न थी, फैशनेबल गर्ल थी, तो इसमें ट्रू आएगा, जैसा कि नीचे आंसर्स आपको दिख रहे हैं। अब अपन बात करते हैं, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स। यानी 30 से 40 शब्दों में आपको जवाब देना है। पहला क्वेश्चन देखो, हु वॉज इंगेज्ड इन द डिस्कशन ऑफ द ड्राफ्ट प्लान ऑफ न्यू हाउस। नए घर का जो ड्राफ्ट प्लान बन रहा था उसमें कौन, हु का मतलब क्या है, कौन, यानी कि व्यक्ति का नाम आएगा कि भाई कौन कौन शामिल थे उस डिस्कशन में। तो कौन कौन थे, मिस्टर मलिक थे, मिसेस मलिक थी और आर्किटेक्ट वर इंगेज्ड। द ड्राफ्ट प्लान वॉज लाइंग ऑन द टेबल बिफोर देम। उनके सामने टेबल पे रखा हुआ था। नो अदर पर्सन्स इंटरवेंशन इन द डिस्कशन। इसके अलावा डिस्कशन में किसी भी अगले तीसरे व्यक्ति का कोई इंटरवेंशन नहीं था। अगला देखो, वॉट डिड मिसेस मलिक सीम टू इंसिस्ट अपॉन। मिसेस मलिक, इंसिस्ट का मतलब होता है जोर देना, किस बात पर जोर डाल रही थी। तो मिसेस मलिक सीम टू इंसिस्ट अपॉन द साइज ऑफ स्टोर रूम। वो स्टोर रूम की साइज के ऊपर जोर दे रही थी, बिकॉज दिस रूम माइट बी 10/8। वो ये कह रही थी बार बार कि भाई ये रूम जो है 10/8 का हो सकता है। सी रिपीटेड 4 टाइम्स, उसने 4 बार ऐसा बोला। सी वॉन्टेड टू यूज द स्टोर रूम एज हर मदर इन लॉज रूम एंड आफ्टर हर एज स्टोर रूम। वो ये चाहती थी कि जब तक उसकी सासू माँ जिंदा है तब तक तो उसकी सासू माँ का कमरा रहे वो मदर इन लॉ का, और उसके बाद ये स्टोर रूम बन जाएगा। अगला देखो, व्हाट वर
मिस्टर मलिक्स व्यू रिगार्डिंग द स्टोर रूम, मिस्टर मलिक के क्या व्यू थे, मिस्टर मलिक की सोच कैसी थी, या वाई डिड मिस्टर मलिक एग्री टू मेक ए स्टोर अ लिटिल बिगर, क्यों हो गए वो इस बात पे सहमत कि भाई होना चाहिए। तो देखो रिगार्डिंग द स्टोर रूम के बारे में मिस्टर मलिक के जो विचार थे वो ये थे कि भाई एक स्टोर रूम जो है वो थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए। बड़ा क्यों होना चाहिए, देखो इफ़ इट इज़ सो, अब मिस्टर मलिक के हिसाब से अगर ऐसा होगा तो वन कैन मूव अबाउट द ट्रंक्स मोर फ्रीली, उनके अंदर रखे हुए ट्रंक्स में जो है उनके बावजूद भी आसानी से इधर उधर घूम सकेंगे। एंड देन इट इज़ ऑल्सो मोर कन्वीनियंट टू कीप इट टाइडी, और इसको साफ सुथरा रखने में भी कन्वीनियंट रहेगा, यानी हेल्प मिलेगी। अगला देखो, वाई डिड मिसेस मलिक डिसाइड टू सेटल डाउन इन दिल्ली परमानेंटली, मिसेस मलिक ने ये क्यों तय कर लिया था कि वो परमानेंटली दिल्ली में सेटल हो जाएगी। तो देखो टायर्ड ऑफ हर हस्बैंड्स फ्रीक्वेंट ट्रांसफ़र, पहला कारण क्या था, अपने पति के निरंतर हो रहे ट्रांसफ़र से वो थक चुकी थी, ऊब चुकी थी। मिसेस मलिक डिसाइड टू सेटल डाउन इन दिल्ली, अब उसके पीछे रीज़न क्या था, सो दैट, जिससे कि हर चिल्ड्रन कुड स्टडी स्मूथली विदाउट चेंजिंग देयर स्कूल सो ऑफन, जिनसे कि उनके बच्चों की पढ़ाई जो है वो आराम से हो सके और बिना कोई स्कूल बदले। शी वॉन्टेड टू स्पेंड हर डेज इन हर न्यू बिल्ड हाउस, और वो अपना समय भी अपने नए घर में व्यतीत करना चाहती थी, उसमें रहना चाहती थी। वॉट वॉज द एटीट्यूड टू मिसेस मलिक टूवर्ड्स हर मदर इन लॉ, उसकी मदर इन लॉ यानी सास के प्रति उसका रवैया कैसा था। तो देखो मिसेस मलिक वॉज नेवर सीरियस अबाउट द वेलफेयर ऑफ हर मदर इन लॉ, वो कभी भी जो है उसके लिए चिंतित नहीं रही, कभी गंभीर नहीं रही, उसकी चिंता नहीं की। सी प्रपोज टू लिव विद हर इन दिल्ली जस्ट फॉर द कंपनी, और उसने तो सहायता के लिए सिर्फ कि भाई उसको कंपनी मिल जाएगी, हस्बैंड की अगर ट्रांसफ़र हो गई तो वो सास को दिल्ली बुला लेगी ताकि उसको कंपनी मिल सके। दिस रिफ्लेक्ट्स हर कैजुअल एटीट्यूड, देयर रिलेशनशिप वॉज नॉट वार्म एंड स्मूथ, ये तो सिर्फ एक दिखावटी रिश्ता ही बताता है, बाकी उनके रिश्ते में कोई गहराई या गर्मजोशी या कोई ऐसा अपनापन नज़र नहीं आता। अगला देखो, व्हाट वर मिसेस मलिक्स प्लान रिगार्डिंग द फर्नीचर फॉर द न्यू हाउस, नए घर में जो फर्नीचर थे उनके बारे में क्या प्लानिंग थी, मिसेस मलिक क्या चाहती थी, कैसे फर्नीचर बनेगा उस घर में। तो देखिए आंसर्स आपके सामने हैं। मिसेस मलिक्स प्लान रिगार्डिंग फर्नीचर के रिगार्डिंग उनका प्लान जो था फॉर न्यू हाउस वर दैट शी वुड हैव न्यू फर्नीचर मेड फॉर द हाउस, वो घर में नया फर्नीचर ही लाएगी। शी वुड नॉट लेट द ओल्ड फर्नीचर एंटर द न्यू हाउस नॉट ए पीस ऑफ इट, कोई भी पुराना फर्नीचर घर में नहीं रहेगा, इसका एक पीस भी वो घर में नहीं रखेगी। क्वेश्चन 7 देखो, एवरीथिंग हैड टू बी फॉरगॉटन, सब कुछ भूलना पड़ा। व्हाट डज द वर्ड एवरीथिंग हियर रेफर्स, यहाँ एवरीथिंग शब्द का क्या मतलब है, तो यहाँ देखो हेयर द वर्ड एवरीथिंग रेफर्स टू द ऑल द प्लान्स, यहाँ एवरीथिंग का मतलब क्या है, सारे प्लान, सारी योजनाएं जो कि मिसेस मलिक ने बनाई थी। उसने क्या बनाया था, देखो सी थॉट ऑफ वेरियस प्लान्स फॉर डूइंग अप द हाउस, उसने घर के लिए बहुत सारी प्लानिंग बना रखी थी। बट सी केम टू नो दैट द हाउस हैड बीन एक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट, लेकिन उनको ये जानकारी मिली कि भाई घर तो जो है गवर्नमेंट ने एक्वायर कर लिया है। What reasons does Mrs. Malik have to be happy and consoled on being transferred from Delhi after the acquisition of their new house by the government? भाई जब घर गवर्नमेंट ने ले लिया उसके बाद मिस्टर मलिक का ट्रांसफ़र हुआ दिल्ली से बाहर, तो मिसेस मलिक क्यों खुश थी, अपने आप को क्या सांत्वना दे रही थी। देखिए मिसेस मलिक थिंक्स दैट शी वुड नो मोर सी हर हाउस एंड वुड नॉट रिग्रेट नॉट बीइंग एबल टू लिव इन इट, पहला तो इस बात से वो खुश थी कि भाई अब वो यहाँ नहीं रहेगी तो रोज़ उसको घर देखना भी नहीं पड़ेगा और उसको इस बात का पश्चाताप भी नहीं होगा कि अपने खुद के घर में वो नहीं रह पा रही है। दूसरा देखो, सी ऑल्सो थिंक्स ऑफ द
सब्सटेंशियल रेंट, और अब उसने जो है उसका किराया जो मिल रहा था उसके बारे में भी सोचा। ड्यू टू दिस रीजन शी फील्स हैप्पी एंड कंसोल्ड, और इन्हीं कारण से वो खुश थी और कंसोल्ड, अपने आप को सांत्वना भी दी। भी लक्ष्मी के मामले में, पैसों के मामले में, और वो भी महिला, तो कॉम्प्रोमाइज़ करने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। तो यही कारण था। अगला देखो, हु सजेस्टेड द रूम साइज 10x8 एंड होम, किसने सुझाव दिया रूम की साइज़ का 10x8 का, और किसको दिया। द रूम साइज सजेस्टेड किसने दिया था, मिसेस मलिक ने। किसको, द आर्किटेक्ट हायर टू डिज़ाइन, यानी कि जो आर्किटेक्ट था जिसको कि हायर किया गया था घर को डिज़ाइन करने के लिए, उसको। और उसने क्या कहा, दिस रूम माइट बी 10x8 पॉइंटिंग टू ए स्क्वायर इन द ड्राफ्ट प्लान, ड्राफ्ट प्लान में एक स्क्वायर की तरफ बताते हुए कि भाई ये घर जो है 10x8 का हो सकता है, प्लान जो टेबल पे रखा था उसमें। वाई वॉज द आर्किटेक्ट परप्लेक्स्ड, आर्किटेक्ट जो है वो परप्लेक्स्ड, यानी कि जो है एकदम से वो पजल्ड क्यों था, उलझा हुआ क्यों था, उसको क्यों कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वाई वॉज द आर्किटेक्ट पजल्ड बाय द मिसेस मलिक्स ऑब्जर्वेशन, मलिक के ऑब्जर्वेशन से वो पजल्ड क्यों था। Hearing Mrs. Malik's statement, that she would use the proposal small room for her mother-in-law and after her it could be converted into the store room, जब उसने कहा कि भाई ये कमरा जो है उसकी मदर इन लॉ यानी सास के लिए काम आ जाएगा, और जब उसकी मृत्यु हो जाएगी तो इसको स्टोर रूम में बदल दिया जाएगा। यही सुनकर आर्किटेक्ट वॉज पजल्ड एज ही कुड नेवर इमेजिन इट, आर्किटेक्ट इसी बात को लेकर पजल था क्योंकि उसने कभी ऐसी कल्पना भी नहीं की थी कि अपनी सास के प्रति ऐसे विचार उसके मन में होंगे। अगला देखो, इन व्हाट मैनर वाज मिसेस मलिक्स डॉटर इन लॉ सिमिलर इन फिगर इन द स्केच, जो घर के अंदर स्केच बना हुआ था उस स्केच में मिसेस मलिक की जो डॉटर इन लॉ थी यानी पुत्र वधू थी वो कैसे फिट बैठ रही थी या क्या सिमिलरिटीज थी। तो देखो, द कलर ऑफ मिसेस मलिक्स डॉटर इन लॉ साड़ी सिमिलर टू द फिगर इन द स्केच, पहला तो साड़ी का कलर बिल्कुल सेम था, दूसरा सी वॉज वेयरिंग मैरून साड़ी दोनों में पहन रखी थी। मिसेस मलिक्स डॉटर इन लॉज पोस्चर एंड बॉडी लैंग्वेज वर क्वाइट सिमिलर टू द लेडी इन द स्केच, और उसकी पोस्चर यानी खड़ा रहने का जो तरीका था, जो बॉडी लैंग्वेज थी, हाव भाव थे, वो बिल्कुल भी उसके मिलते जुलते थे, स्केच के समान थे। अब देखो अगला क्वेश्चन है आपका, वाई कुड मिसेस मलिक नॉट शिफ्ट टू देयर न्यू हाउस ऑन मंडे मॉर्निंग, मंडे मॉर्निंग को क्यों नहीं शिफ्ट हो पाए, एंड व्हेन डिड दे डू सो एंड वाई, और फिर नहीं तो वो कब शिफ्ट हुए क्यों। तो देखो, मिसेस मलिक कुड नॉट शिफ्ट टू देयर न्यू हाउस ऑन मंडे मॉर्निंग बिकॉज इट वाज रेनिंग हैवीली, क्योंकि भारी बरसात हो रही थी जिसके कारण वो मंडे मॉर्निंग को सेटल नहीं हो पाए। दे शिफ्टेड ऑन मंडे इन द इवनिंग, और वो मंडे की इवनिंग को शिफ्ट हुए बिकॉज क्योंकि इट वाज एन ऑस्पियस डे फॉर देम, क्योंकि ये शुभ दिन था, वही सोमवार को शुभ माना गया है गृह प्रवेश के लिए, तो इसीलिए वो मंडे को ही जाना चाहती थी। व्हाट डिड मिसेस मलिक नॉट लाइक अबाउट हर डॉटर इन लॉ, कौन सी बात जो है अपनी पुत्र वधू की मिसेस मलिक को पसंद नहीं थी, या वाई डिड मिसेस मलिक नॉट लाइक हर डॉटर इन लॉज टॉकिंग टू हर हस्बैंड इन इंग्लिश, या फिर इंग्लिश में जब वो अपने पति से बात कर रही थी तो मिसेस मलिक को क्यों नहीं पसंद आया। तो देखो, मिसेस मलिक डिड नॉट लाइक हर डॉटर इन लॉ टॉकिंग टू हर हस्बैंड इन इंग्लिश, मिसेस मलिक को बिल्कुल भी ये पसंद नहीं था कि उसकी पुत्र वधू अपने ही पति से जो है इंग्लिश में बात करे। इट वॉज सो बिकॉज शी हर सेल्फ नॉट एबल टू स्पीक और अंडरस्टैंड इंग्लिश, इसका कारण ये भी था कि मिसेस मलिक को जो है इंग्लिश नहीं आती थी, वो इंग्लिश नहीं सीख पाई थी। शी वॉन्टेड स्वीट हार्ट डॉटर इन लॉ ऑफ हर चॉइस, और वो तो ये चाहती थी कि उसकी पसंद की कोई डॉटर इन लॉ आए, पुत्र वधू आए, इसीलिए जो है वो
पसंद नहीं थी, उसका तरीका पसंद नहीं था। अब देखो लॉन्ग क्वेश्चंस आ गए जिनका आंसर देना है आपको 125 वर्ड्स में। और पहला क्वेश्चन देखो, व्हाट मेमोरीज ऑफ द कंस्ट्रक्शन पीरियड ऑफ द हाउस कैम क्राउडलिंग टू मिसेस मलिक्स माइंड व्हाइल सिटिंग इन द बैक सीट ऑफ द कार। कार के बैक सीट में बैठे हुए जब वो शिफ्ट हो रहे थे तो उस समय मिसेस मलिक के दिमाग में कौन कौन से विचार आते हैं जब वो घर बन रहा था उसको लेकर। तो अब बात कर लेते हैं इस बारे में कि देखो, वाइल सीटिंग इन द बैक सीट ऑफ द कार, यानी कार की बैक सीट के ऊपर बैठे हुए मिसेस मलिक वॉज लॉस्ट इन मेमोरीज, यानी वो यादों में खो गई, मेमोरीज में खो गई। सी रिकॉल्ड वॉट पेन सी हैड टेकन व्हाइल द हाउस वॉज अंडर कंस्ट्रक्शन। अब उसने ये याद किया कि भाई जब घर बन रहा था तो उसने किस प्रकार से जो है वो दर्द सहे थे, कितने उसको पेन तकलीफ हुई थी, पीड़ा हुई थी। द डेज वैन सी मिस्ड हर मील्स, कुछ दिन ऐसे भी गुजरे जिस दिन वो अपना खाना भी नहीं खा पाई, अपना मील मिस कर दिया। द डेज सी स्टूड इन द स्कॉर्चिंग हीट ऑफ द सन सुपरवाइजिंग द वर्क इन प्रोग्रेस, और सूर्य की जो तेज धूप है उस धूप में, झुलसाने वाली धूप में खड़ी रहकर भी उसने उसका सुपरविजन किया। सी रिकॉल्ड हाउ सी स्टूड ऑन द साइड फ्रॉम अर्ली मॉर्निंग टिल लेट इन द इवनिंग, उसको ये भी याद आ रहा है कि भाई कैसे वो सुबह से लेकर शाम तक जो है वो साइड पे रहती थी। द डेज सी वॉज ड्रेंच्ड इन रेन, वो दिन भी याद आ रहे हैं जब बारिश में वो गीली हो गई थी। सी हैड एवरी ब्रिक ऑफ द हाउस लेड बिफोर हर आइज, यानी घर की हर ईंट उसकी आंखों के सामने से गुजरी। मैनी ए टाइम सी हेल्प द मैसन विद मोटर एंड ब्रिक्स, कई बार तो उसने जो मैसन कारीगर था उसकी मदद की गारा और ईंटें पकड़वाने में, मसाला देने में। मैनी टाइम सी होल्ड द रबड़ पाइप एंड स्प्रेड वाटर ऑन द प्लास्टर्ड वॉल, कई बार जो है प्लास्टर की हुई वॉल पे, दीवारों पे उसने पानी से तराई की। She also thought about the figure of the lady prepared by the architect, और जो आर्किटेक्ट ने जो फिगर बनाया उसके बारे में भी वो सोचती है। All these memories to the of the construction period of the house haunted her mind, ये सारी चीज़ें जो है वो उसके दिमाग में घूम रही है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से ये तो आ सकता है कि भाई किस प्रकार से उसकी यादें रही थी, तो इसको अच्छे से लर्न करना है। अगला देखो, एक्सप्लेन हाउ मिसेस मलिक टुक ए कीन इंटरेस्ट इन गेटिंग हर हाउस बिल्ड एंड फर्निश, भाई मिसेस मलिक ने कैसे जो है बड़ा इंटरेस्ट लिया अपना घर बनाने में। तो लगभग आंसर सेम ही है, थोड़ा सा चेंज हो जाएगा कि देखो ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ हर, पहला और दूसरा इसका आंसर लगभग सेम ही है। एक आंसर आप याद कर लो, दोनों के ही हो जाएंगे। फिर भी इसको पढ़ लेते हैं, थोड़ी सी लैंग्वेज इसमें चेंज आएगी। ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ हर हाउस, यानी अपने घर के कंस्ट्रक्शन में मिसेस मलिक सुपरवाइज्ड एवरी डिटेल, उसने हर चीज़ की डिटेल की सुपरवाइजन की थी। शी वुड बी सीन स्टैंडिंग एट द साइट विद हर अम्ब्रेला थ्रू आउट द डे, यानी पूरे दिन वो जो है अपना छाता पकड़े हुए साइड पे खड़ी रहती थी। एट टाइम सी गेव ए हैंड, कई बार उसने मदद भी की। टू द मैसन एंड अदर्स, कारीगर की और दूसरों की। सी वॉज द फर्स्ट टू अराइव एट द कंस्ट्रक्शन साइट एंड लेफ्ट आफ्टर एवरीवन हैड गॉन अवे, वो सबसे पहले साइट पे पहुंचती थी, सबके जाने के बाद आती थी। सी इंश्योर्ड दैट देयर वाज नो वेस्टेज ऑफ मटेरियल्स, वो ये भी सुनिश्चित करती थी कि मटेरियल बिल्कुल भी वेस्ट ना हो। सी ऑल्सो इंश्योर्ड दैट द लेबर डिड नॉट आइडल अबाउट, वो ये इस बात का भी सुनिश्चित या निश्चित करती थी कि जो लेबर है वो बेकार नहीं बैठे। कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस वॉज कम्प्लीटेड, जब घर का जो निर्माण है वो कंप्लीट हो गया था तो मिसेस मलिक इंसिस्टेड दैट शी वुड हैव न्यू फर्नीचर, जब निर्माण पूरा हो गया तो उसने इस बात पे भी जोर दिया कि नया फर्नीचर आएगा। शी वुड नॉट लेट द ओल्ड फर्नीचर एंटर द न्यू हाउस, वो नए घर में पुराना फर्नीचर नहीं आने देगी। नॉट ए पीस ऑफ इट, इसका एक भी पीस नहीं। शी थॉट ऑफ वेरियस प्लान फॉर डूइंग अप द हाउस, उसने कई सारे प्लान कर रखे थे, सोच रखे थे घर के लिए। इन दिस वे, इस प्रकार से मिसेस मलिक टुक ए कीन इंटरेस्ट इन गेटिंग हर हाउस बिल्ट एंड फर्निश्ड, इस प्रकार से उसने गहरी रुचि ली अपने घर को
बनवाने में। अगला देखिए क्वेश्चन आ गया आपके सामने थर्ड, वाई डू द मलिक्स कंसिडर द गवर्नमेंट एज ए बेटर टेनेंट देन द प्राइवेट। भाई प्राइवेट से बेटर टेनेंट गवर्नमेंट को कैसे माना है इसमें, एक तो ये चीज़ है। दूसरा देखो, वाई वर द मलिक्स हैप्पी टू गिव द गवर्नमेंट एज द टेनेंट। भाई मिसेस मलिक कैसे या मलिक्स कैसे खुश थे कि उनका घर जो है वो गवर्नमेंट ने ले लिया था। तो देखो, न्यूली कंस्ट्रक्टेड हाउस ऑफ द मलिक वॉज एक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट। दिस मेड मिसेस मलिक फ्यूरियस इन द बिगिनिंग। शुरू में तो उनको गुस्सा आया, बट द नेक्स्ट मोमेंट एज मिस्टर मलिक मेंशन द रेंट असिस्ट, और फिर जब मिस्टर मलिक ने रेंट की बात की, सी क्वेटन डाउन, वो शांत हो गई। भाई महिलाओं की सबसे बड़ी विशेषता यही है, लक्ष्मी जी यानी पैसों की कीमत वो अच्छे से जानती है, अच्छे से कैलकुलेट करके रखती है। जब उनको किराया बताएगा, अरे इतना किराया मिलेगा, हाँ फिर ठीक है चो लिया है। इट वॉज टेकन ओवर फॉर ए हैवी रेंटल वैल्यू, भी उसकी जो है एक अच्छी खासी रेंटल वैल्यू उनको मिल रही थी किराए के रूप में। द सब्सटेंशियल रेंट विच बिगेन टू बी क्रेडिटेड टू दियर बैंक अकाउंट रेगुलरली मेड द मलिक्स हैप्पी। अब उनका किराया भी जो है हर महीने उनके खाते में जमा हो जाता था। कंपेयर टू द फ्रीक्वेंट कंप्लेंट्स एंड द डिमांड्स दैट प्राइवेट टेनेंट्स कीप ऑन पुटिंग फोर्थ एंड दियर इरेगुलरिटी इन पेमेंट ऑफ रेंट। दूसरी तरफ जो प्राइवेट किराएदार होते हैं उनकी हमेशा कुछ न कुछ डिमांड रहती है, कंप्लेंट रहती है, और समय पर किराया भी नहीं आता। टेनेंसी बाय द गवर्नमेंट वॉज ए प्लीजेंट एक्सपीरियंस। इस प्रकार से सरकार को एक किराएदार के रूप में रखना अच्छा अनुभव था उनके लिए। इट वॉज नॉट ए हेडेक लाइक द प्राइवेट टेनेंट्स। प्राइवेट टेनेंट्स की तरह, प्राइवेट किराएदारों की तरह कोई सरदर्द नहीं था। दीज एस्पेक्ट मेड द मलिक्स हैप्पी। इन प्रकार से मलिक्स जो है हैप्पी थे। द कॉन्ट्रैक्ट वॉज सेफ, इंश्योर्ड एंड बेनिफिशियल। उनके बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट था वो बिल्कुल सुरक्षित था, पक्का था और फायदे का सौदा था। अगला देखो, व्हाट चेंजेस हैड कम अबाउट द मलिक फैमिली बाय द टाइम मिस्टर मलिक रिटायर्ड। अब मिस्टर मलिक रिटायर हुए उस समय मिसेस मलिक फैमिली में क्या क्या बदलाव आए। तो देखो, सेवरल चेंजेस हैड कम अबाउट इन द मलिक्स फैमिली। मलिक की फैमिली में बहुत सारे बदलाव आ गए थे जब मिस्टर मलिक रिटायर हुए। पहला क्या, द मलिक्स हैड गॉट देयर ओन हाउस बिल्ट। पहला तो मलिक्स ने अपना खुद का घर बना लिया था। मिसेस मलिक टुक ए कीन इंटरेस्ट इन गेटिंग द हाउस एंड बिल्ट फर्निश्ड। वो गहरी रुचि इसमें ले रही थी। सी हैड टेकन ए लॉट ऑफ पेन्स इन द गेटिंग द हाउस। घर बनाने में बहुत सारा मेहनत उसको करनी पड़ी। आफ्टर दिस मिस्टर मलिक्स मदर इन लॉ पास्ड अवे। इसी दौरान मिस्टर मलिक की मदर यानी मिसेस मलिक की जो सास है वो भी गुजर गई। दियर डॉटर हैड बीन मैरिड। उनकी बेटी की यानी पुत्री का विवाह हो गया, शादी हो गई। ओनली दियर सन रिमेन टू बी मैरिड नाउ। अब सिर्फ उनके बेटे की शादी बाकी थी। मिस्टर मलिक थॉट दैट हिज सन शुड बी मैरिड बिफोर ही रिटायर्ड। और मिस्टर मलिक ये चाहते थे कि भाई वो अपने बेटे की भी शादी अपने रिटायरमेंट से पहले कर दे। मिस्टर मलिक्स विश ऑल्सो गॉट फुलफिल्ड। और मिस्टर मलिक की ये इच्छा भी पूरी हो गई, यानी उनके रिटायरमेंट से पहले बेटे की भी शादी हो गई। द मलिक सन हैड बीन मैरिड। नाउ मिस्टर मलिक हैड रिटायर्ड फ्रॉम सर्विस। और इस प्रकार से अब मिस्टर मलिक रिटायर हो गए। देयर हाउस हैड नॉट बीन येट रिलीज्ड बाय द गवर्नमेंट। लेकिन अभी तक भी उनका घर जो है गवर्नमेंट ने रिलीज नहीं किया था। दस मिस्टर एंड मिसेस मलिक लिव्ड विद दियर सन एंड डॉटर इन लॉ इन ए रेंटेड हाउस। और इसीलिए मिस्टर मलिक, मिसेस मलिक और उनके पुत्र और पुत्रवधू को किराए के मकान में रहना पड़ा। ये सारे बदलाव हुए। अगला देखो, तो ये कुल मिला के ये जो चैप्टर है ये क्वेश्चन भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगला देखो, व्हाट इम्पोर्टेंट डिटेल्स वर हाईलाइटेड इन द स्केच ऑफ द मैप। ये भी पॉइंट इम्पोर्टेंट है कि भाई स्केच में क्या क्या चीज़ें महत्वपूर्ण थी। तो इम्पोर्टेंट डिटेल्स विच वर हाईलाइटेड इन द स्केच मैप ऑफ द हाउस, यानी घर के अंदर जो थी वर द किचन। वो क्या था, किचन, द स्टोर रूम,
जो कि कितना का था 10/8, एडजेंस टू द किचन, किचन के बिल्कुल पास में था, कोर्टयार्ड यानी बरामदा था। थ्रू दिस रूम वॉज ए स्टोर रूम, मिसेस मलिक इंसिस्टेड रिपीटेडली टू मेक स्टोर रूम बनाने के लिए वो जोर दे रही थी। सी प्लान दैट हर मदर इन लॉ कुड यूज दिस रूम फॉर प्रेजेंट, वो ये सोचती थी कि भाई अभी फ़िलहाल के लिए उसकी मदर इन लॉ इसको यूज़ कर लेगी और उसकी मृत्यु के बाद जो है उसको कन्वर्ट कर दिया जाएगा स्टोर रूम के अंदर। इसके अलावा दूसरी चीज़ें जो थी कि फिगर ऑफ द लेडी जो घर में बना हुआ था, जो कि बरामदे में था, उसका बैक जो है मार्बल पिलर की तरफ था और कितना शानदार और वो इमेज जो है बड़ी संतुष्टि वाली इमेज थी वहाँ, जो कि मैरून कलर की साड़ी पहन रखी थी। और मिसेस मलिक ये सोच रही थी कि भाई आर्किटेक्ट ने उसी को वहाँ बनाया है। अब देखिए 6th क्वेश्चन आपका आ गया है आपके स्क्रीन पर। तो देखिए, वाई डिड मिसेस मलिक थिंक ऑफ शोइंग दैट स्केच ऑफ हर डॉटर इन लॉ समटाइम्स इन फ्यूचर। मिसेस मलिक को ऐसा क्यों लग रहा है कि भाई ये स्केच जो है उसकी डॉटर इन लॉ का है। द आर्किटेक्ट की भी फ्यूचर के लिए बना दिया। तो आर्किटेक्ट हैड प्रिपेयर्ड ए स्केच फॉर मिसेस मलिक्स न्यू हाउस, मिस्टर मलिक के लिए नए घर के लिए बनाया था। द स्केच ऑल्सो हैड फिगर ऑफ लेडी इन द हाउस, फिगर ऑफ लेडी यानी घर की जो महिला है मुख्य, उसका फोटो। सी वॉज सॉन स्टैंडिंग इन द बरंदा विद हर बैक टूवर्ड्स द मार्बल पिलर एलिजेंट एंड ग्रेसफुल, जो कि मार्बल की पिलर की तरफ अपनी पीठ किए हुए बड़ी शानदार तरीके से खड़ी थी। इट वॉज द इमेज ऑफ कंटेंटमेंट, बिल्कुल संतुष्टि की जो है वो प्रतिमूर्ति थी। मिसेस मलिक थॉट दैट सी मस्ट सो दैट स्केच टू हर डॉटर इन लॉ सम टाइम इन फ्यूचर, और मिसेस मलिक ने ये सोचा था कि भाई वो अपनी होने वाली पुत्र वधू को फ्यूचर में ये स्केच बताएगी। She thought so because seeing the figure in the sketch, Mrs. Malik felt that the architect had painted her. ऐसा इसलिए सोचती थी क्योंकि मिसेस मलिक को ये लगता था कि भाई आर्किटेक्ट ने उसी का स्केच बनाया है। द फिगर ऑफ द लेडी इन द स्केच वॉज एज टॉल एज मिसेस मलिक, क्योंकि उसकी ऊंचाई भी हाइट भी इतनी थी जितनी मिसेस मलिक की थी। इसके अलावा रिक्लाइनिंग अगेंस्ट द मार्बल पिलर सी स्टूड द वे मिसेस मलिक यूज टू स्टैंड, बिल्कुल उसके खड़े रहने का तरीका भी वैसा ही था ठीक जैसा कि मिसेस मलिक के होने का तरीका है। द अपीयरेंस ऑफ द लेडी इन द स्केच वॉज सो सिमिलर टू दैट ऑफ मिसेस मलिक, और उसका जो अपीयरेंस था, जो देखने का जो मतलब चेहरा जो था वो भी मिसेस मलिक से काफ़ी कुछ मिलता जुलता था। सो सी थॉट ऑफ शोइंग दैट द स्केच इन हर डॉटर इन लॉ इन द फ्यूचर, इसीलिए वो अपने डॉटर इन लॉ को फ्यूचर में ये बताना चाहती थी। व्हाट डिड मिसेस मलिक थिंक अबाउट द फिगर ऑफ द लेडी ड्राफ्ट इन द हाउस। ये तो हो ही गया, सेम ही लगभग इसका आंसर है, तो इसको और ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको एक बार थॉरोली रीड कर लें। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। हाउ डज मिसेस मलिक व्यू हर डॉटर इन लॉ, भी डॉटर इन लॉ के बारे में कैसा नज़रिया था उसका मिसेस मलिक का। तो मिसेस मलिक इज़ नॉट सेटिस्फाइड विद हर डॉटर इन लॉ, यानी अपनी बहू के साथ वो संतुष्ट नहीं थी। सी डजंट लाइक हर बिहेवियर, वो उसका बिहेवियर भी उसको पसंद नहीं था, व्यवहार पसंद नहीं था। एंड हर वेज, और उसके तौर तरीके भी उसको पसंद नहीं थे। At several places it is reflected in the story that Mrs. Malik doesn't like her daughter-in-law's modern way of life. स्टोरी में कई जगह ऐसे इंसिडेंट्स आए हैं जिसमें कि मिसेस मलिक ये संकेत करती है कि उसके तौर तरीके उसको पसंद नहीं है। फॉर एग्जांपल सी स्टार्टेड रीपेंटिंग हर लिप्स इन द कार, जब वो एग्जांपल के लिए भी कार में जब अपने होठों पे वो लिपस्टिक लगाती है तो वो सोचती है ये बिल्कुल अननेसेसरी अनवाइज है। जब वो अपने पति से इंग्लिश में बात करती है तो भी मिसेस मलिक को लगता है कि अब क्या ज़रूरत है ये सब करने की, और ये बहुत ज़्यादा जैबरिंग करती रहती है, यानी बहुत ज़्यादा बातूनी है, और अपने हस्बैंड से इंग्लिश में बात करने की क्या ज़रूरत है। इस प्रकार से जो है, जो उसने मैरून कलर की साड़ी पहन रखी थी वो भी उसको पसंद नहीं थी क्योंकि ये कलर भड़कीला उसको लग रहा था।
और इस प्रकार से ये जो स्टोरी है एक जनरेशन गैप को शो कर रही है कि भाई एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के बीच की जो सोच का अंतर है, इस सोच के अंतर को भी बहुत शानदार तरीके से इस स्टोरी में बताया गया है। तो इस प्रकार से ये सारी चीज़ें जो थी जिसमें कि एक दूसरे के रिवाइवल्स बना दिए थे उनको, और दोनों के सेंटिमेंट्स में जो है वो अंतर था। व्हाट डज द एंड ऑफ ए रूम सजेस्ट यू, 10/8 जो रूम है उसका अंत आपको क्या सजेस्ट करता है, यानी आप उसको किस रूप में देखते हैं। तो इसमें देखो, द एंड ऑफ द रूम सजेस्ट दैट द वे वी बिहेव विद, ये भी बहुत ही मॉरल एजुकेशन देने वाला है, नैतिक शिक्षा देने वाला जो है आंसर होगा कि भी इसका जो टाइटल है 10/8, ये हमें शो करता है कि वी बिहेव विद आवर पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स द सेम वे आवर चिल्ड्रन विल बिहेव विद अस ड्यूरिंग आवर ओल्ड एज। जैसा व्यवहार हम अपने पेरेंट्स या अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ करेंगे, वैसा ही व्यवहार हमारी आने वाली पीढ़ी हमारे बुढ़ापे में करेगी। और इसके एग्जाम्पल्स आपको स्टोरी में मिल जाएंगे कि भी जिस प्रकार से वो अपने सास के प्रति इंडिफरेंट थी और उसने जो है अपनी सास के लिए जो 10/8 का कमरा सोच रखा था, वही कमरा जो है अंत में उसको दिया गया जब उसकी सास की मृत्यु हो गई, पति की भी मृत्यु हो गई, जब वो बूढ़ी हुई तो वही कमरा उसको अलॉट हुआ। और ठीक वैसे ही विचार उसकी पुत्रवधू के थे जैसे कि उसके थे। तो इस प्रकार से जो है जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे, इस प्रकार का मैसेज जो है इसमें दिया गया है। अगला देखो, गिव एन असेसमेंट ऑफ मिसेस मलिक एज ए पर्सन एंड मदर इन लॉ, भाई एक व्यक्ति के रूप में और एक सास के रूप में इसका एनालिसिस करना है। तो देखो मिसेस मलिक कैसी थी, तो मिसेस मलिक एज ए पर्सन, एक व्यक्ति के रूप में वो क्या थी, सी इज़ ए हार्ड वर्किंग लेडी, मेहनत करने वाली थी, क्योंकि कंस्ट्रक्शन जब चल रहा था उसके बारे में हमने पढ़ा कि भी बहुत सारे पूरे दिन अम्ब्रेला लिए खड़े थे, कई बार जो है मैसन की मदद भी की थी। इसके अलावा वो सोशल थी, यानी कि आस पड़ोस के लोगों से भी जो है उसने बहुत सारी मेल मुलाकात की थी, उसने दोस्ती कर ली थी उनके साथ जो है, ताकि जब वो रहने आए तो उनको दिक्कत ना हो। इसके अलावा प्रैक्टिकल लेडी और एक जिम्मेदार मदर भी थी, जो कि बच्चों की पढ़ाई के बारे में भी सोचती थी कि भाई जब वो दिल्ली में ही रहना चाहती थी ताकि अपने बच्चों की पढ़ाई अच्छे से करवा सके। इसके अलावा ये कि एज ए लेडी एज ए पर्सन तो वो बहुत अच्छी थी, लेकिन एक सास एज ए मदर इन लॉ, यानी कि एक सास के रूप में वो संतुष्ट नहीं थी। अपने तौर तरीके, अपनी पुत्रवधू के तौर तरीके उसको पसंद नहीं थे और उसका एटीट्यूड भी उसको पसंद नहीं था। और वो ये चाहती थी कि भी उसकी जो पुत्रवधू है वो भी उतनी ही मेहनती हो जितनी कि वो खुद थी। इसलिए जो है उसके विचार कहीं न कहीं मेल नहीं खाते। न्यू हाउस में क्यों नहीं जा पाए लाइफ टाइम, तो ये तो आप पढ़ ही लिया अपन ने चैप्टर में कि भाई जब तक जो है वो मिस्टर मलिक जिंदा थे तब तक कोर्ट केस चलता रहा, और इसी दौरान जब गवर्नमेंट ने घर खाली किया उस दौरान उनकी मृत्यु हो गई। और इस कारण से जब तक मिस्टर मलिक जीवित थे तब तक वो अपने उस नए घर में नहीं जा पाए, और उनकी मृत्यु के बाद उनके परिवार ही जा पाया। फिर देखिए कुछ वोकैब से रिलेटेड क्वेश्चन आ गए कि भी इसमें कुछ शब्द दिए गए हैं। देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है मेक वर्ब्स फ्रॉम द फॉलोइंग वर्ड्स एंड यूज देम इन द सेंटेंस ऑफ योर ओन। इनको जो है वर्ब बनाना है और सेंटेंस में प्रयोग करना है। तो जैसे पहला शब्द है अप्रूवल, तो वर्ब बन जाएगी अप्रूव, वेस्टेज का वेस्ट, कंप्लेंट्स का कंप्लेन, पेमेंट का पे, पोजेशन का पोजेस, डिजायरेबल का डिजायर, पोस्टिंग का पोस्ट, ऑब्जेक्शन का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्टेड या ऑब्जेक्शन ही हो जाएगा। इसके बाद एक्साइटमेंट का एक्साइट, ऑब्जर्वेशन का ऑब्जर्व और सजेशन का सजेस्ट। ये सारी चीज़ें जो है ये देखो ये आपके वर्ब के रूप में, इनका प्रयोग भी यहाँ कर रखा है, तो आप इसको अच्छे से देख सकते हैं। अगला देखो क्या दिया है कि इनको क्या करना है कि फिगर ऑफ स्पीच दे रखा है। देखो फिगर
फ्रेजल वर्ब जो यूज़ हुई है इसमें उनको लेके सेंटेंस बनाना। जैसे स्टे बैक का मतलब ग्रो अप, सेटल डाउन, मूव अबाउट, पिक अप, ड्राइव अवे, डू विद, डू अप, सेंड फॉर, पास अवे, लुक इन, लाई डाउन और लुक ऑन। इनका मतलब क्या है, इनको आपको सेंटेंस में फ्रेम करना है। तो ये देखो आपके लिए जो है सारे सेंटेंस फ्रेम कर रखे हैं। इन सेंटेंस को आप पढ़ लें कि भी इनमें किस प्रकार से क्या क्या कैसे यूज़ हुई है ये फ्रेजल वर्ब और इस कॉन्टेक्स्ट में इनका अर्थ क्या निकल रहा है। अगला देखो, यूज़ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस इन योर सेंटेंस। आपको सेंटेंस के अंदर ये सारी एक्सप्रेशंस जो है वो डालनी है। जैसे कि हार्ट ऑफ हार्ट्स, गिव थॉट टू, ठीक है, ये हार्ट ऑफ हार्ट्स हो गया। गिव थॉट टू, गिव ए हैंड बिफोर लॉन्ग, मेक फ्रेंड्स विद, टेक पेन्स, फेल्ट ए रेंच, अकर टू, मेक ए मूव, टू लाउड फॉर वंस टेस्ट, टू बी सिक ऑफ। तो इन सारे के अर्थ जो है और इनसे संबंधित जो क्वेश्चंस हैं इनके मीनिंग्स भी यहाँ बता दिए गए हैं। ये सारे सेंटेंस आप पढ़ लें। इसके बाद स्पीच एक्टिविटी देखिए कि भाई स्पीच एक्टिविटी में एक स्पीच है जिसका कि टाइटल क्या है, पेरेंट्स एंड टीचर्स डिजर्व टू बी ट्रीटेड विद ग्रेट रेस्पेक्ट। कि भाई पेरेंट्स का और टीचर का बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट होना चाहिए। तो इससे रिलेटेड जो है भी देखो क्लासरूम में एक्टिविटी में, तो जैसा कि मैंने आपको बताया ही था इसमें कि एक स्पीच लिखते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो सबसे पहले तो देखो, गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल प्रेजेंट हियर, इससे आपको शुरू करना है। यहाँ भी जो है जैसे रेस्पेक्टेड प्रिंसिपल्स आर ऑल माय टीचर्स एंड डियर फेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो इसकी जगह अपन ये भी शुरू कर सकते हैं, गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल प्रेजेंट हियर। इसके अलावा देखिए आपको टॉपिक है, आई एम गोइंग टू स्पीक ऑन द टॉपिक पेरेंट्स एंड टीचर्स डिजर्व टू बी ट्रीटेड विद ग्रेट रेस्पेक्ट। ऑफ कोर्स वी ऑल शुड ट्रीट आवर पेरेंट्स विद ग्रेट रेस्पेक्ट। हमें अपने पेरेंट्स की रेस्पेक्ट करनी चाहिए, बिकॉज आफ्टर गॉड दे आर आवर मेकर्स। भगवान के बाद वही हमें बनाने वाले हैं। वी लर्न एवरीथिंग फ्रॉम देम, हमने उनसे हर कुछ सब कुछ सीखा। दे टेक ऑल द पेन्स टू बी ब्राइटन आवर फ्यूचर, हमारे भविष्य को बनाने के लिए उन्होंने बहुत सारे पापड़ बेले हैं, बहुत सारा दर्द सहन किया है। द सेम वे वी शुड ट्रीट आवर टीचर्स विद ग्रेट रेस्पेक्ट, इसी प्रकार से हमें टीचर्स का भी रेस्पेक्ट करना चाहिए, बिकॉज दे आर द नेशन बिल्डर्स, क्योंकि वो राष्ट्र के निर्माता हैं। दे प्रिपेयर्ड फ्यूचर सिटीजन्स ऑफ ए कंट्री, वो किसी भी देश के जो आने वाले नागरिक हैं उनका निर्माण करते हैं। दे टीच अस द डिफरेंस बिटवीन राइट एंड रॉन्ग, सही गलत के बीच में फ़र्क क्या है वो बताते हैं। दे टीच अस ह्यूमन वैल्यूज़, वो हमें मानवीय मूल्य सिखाते हैं। विद दीज वर्ड्स आई विल कंक्लूड माई स्पीच, थैंक यू। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने स्पीच को यहीं विराम देता हूँ, धन्यवाद। इस प्रकार से फिर देखो कंपोजिशन में दिया क्या गया है कि इनविटेशन ड्राफ्ट करना है आपको कि भाई किसका 100वां बर्थडे है, बर्थ एनिवर्सरी है आपकी दादी माँ की 100वीं, तो उसके ऊपर आपको इनविटेशन बनाना है। तो ये देखिए आपको इनविटेशन बना हुआ है, इस तरीके से आपको बनाना है। अगला देखो, ये एक और इनविटेशन है जिसमें स्टेपिंग द सेरेमनी ऑफ योर न्यू हाउस, नए घर की जो है ओपनिंग सेरेमनी है या इनॉग्रेशन है उससे रिलेटेड। तो ये भी इस प्रकार से बना सकते हो आप, इसमें तो ज़्यादा कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, इजी वे में कर सकते हो। ठीक है कि भाई यहाँ पर जो है इनफॉर्मल ही है, ये तो लिखना है उनको फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों तरीके से। अगला देखो एक लेटर है जो कि आपको लिखना है, किसको देखो म्युनिसिपल कमिश्नर को लिखना है, जिसमें कंप्लेन करनी है किसके बारे में, चॉक ड्रेन्स एंड पाइल्स ऑफ गार्बेज इन योर लोकेलिटी। तो ये लेटर जो है लेटर वाले पोर्शन में मैंने करवा दिया है, फिर भी यहाँ इसको लिखा हुआ है तो आप यहाँ भी देख सकते हो। इसके अलावा लेटर कैसे लिखा जाएगा, उसको लिखने के क्या तरीके होंगे, वो जो है लेटर का अलग से इसी चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसको आप आराम से देख लें, उसमें अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। बाकी यहाँ भी देख सकते हैं। तो इस प्रकार से अपना जो ये चैप्टर था ए रूम 10/8 उसके सारे क्वेश्चंस के बारे में अपन ने चर्चा की। उम्मीद करता हूँ ये सारे जो है आपको समझ में आ गए होंगे। और
आप अपनी बोर्ड की एग्ज़ाम की तैयारी को जारी रखेंगे। इसी आशा के साथ इस सेशन को यहीं विराम देते हैं। बने रहिए चैनल के साथ। वीडियो थोड़ा लंबा भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपके इम्पोर्टेंट की सारी चीज़ें मैं इस पर डिस्कस करने का प्रयास करता हूँ, इसलिए वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है। तो थोड़ा सब्र करते हुए वीडियो को पूरा देखें, बीच में स्किप ना करें। इसी के साथ इस सेशन को यहीं विराम देते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।